आज हिंदी में गद्य पढ़ेंगे। गद्य में हम पाठ राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा हुआ पाठ लहासा की ओर पढ़ेंगे। तो आइए पहले राहुल सांकृत्यायन के बारे में जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंडहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी समेत अनेक भाषाओं के जानकार थे। इसीलिए इनको महापंडित भी जाना जाता था, महापंडित के नाम से जाना जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया, यानी कि स्वर्गवासी हो गए। अब जो राहुल सांकृत्यायन जी ने जो लिखा है पाठ, उसके पाठ के विषय में जान लेते हैं। ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से पाठ लिया गया है। उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय का जो तिब्बती समाज है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए अब हम इनके पाठ के विषय में जान लें। जो राहुल जी ने पाठ लिखा है लहासा की ओर, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है, आइए पाठ देखते हैं लहासा की ओर, जिसको राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कलिपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तो आइए बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ कि नेपाल तिब्बत मार्ग में नेपाल से तिब्बत आने जाने का प्रमुख मार्ग है। वहीं पर कलिपोड का रास्ता खुलने से भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से हुआ करता था। यहाँ सैनिक मार्ग भी खुला हुआ था। आज भी इस पर अनेक प्रकार की चौकियां और किले बने हुए हैं, जहाँ पर कभी चीनी सेना रहा करती थी। अब कई फौजी मकान गिर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ किसानों ने डेरा बना लिया है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप तो बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब पर भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंडी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी, ठीक है, में उसे आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोली में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, इसमें आपको
बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे जो है लोग वहां पर रहते थे, लोगों को कैसे वहां पर रहते थे, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। परतख्त चीनी किले में लोग जो है आराम से, परतख्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब आपको रास्ते में दिया गया जो कर होता है जिस पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होते हैं, वह हमने वो दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम खोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। देखिए, परतख्त जो चीनी कला था उसमें लोग क्या करते थे कि जब एक लेखक जब वहां पहुंचा तो लेखक के परतख्त चीनी किले पर पहुंचने पर पता चला कि वहां लोग राहदारी मांगने आते हैं। लेखक ने अपने साथी सुमति की चिट्ठी उसे दे दी। सुमति के जान पहचान होने के कारण आखिरी गांव में ठहरने को जगह मिल गई। ठीक है, पिछली बार जब वो घोड़े पर सवार होकर वहां गया था तो उसे एक गरीब झोपड़ी में ठहरना पड़ा था और वो भी एक भिखमंगे के रूप में। किसको? लेखक को एक भिखमंगे के रूप में रहना पड़ा था। अब आगे देखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा खोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल खोंडला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से लनकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अब यहाँ पर अगले दिन तक क्या था कि 16-17 मील की ऊंचाई पर चढ़कर हमें लनकोर गांव पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय डांडे पहुंचे और 17-18 हजार फुट की ऊंचाई पर वो जगह थी। दाहिनी तरफ हमने हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थी। भीटे की तरफ एक बिल्कुल नंगे पहाड़ थे, ना बर्फ थी और ना ही हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर ना वहाँ बर्फ की सफेदी थी ना किसी प्रकार की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा
कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दो वक्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लनकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लनकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म सुप्पा मिला। अब हम चिड़नी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिससे दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है चिड़नी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमिति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में ले लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचय तिंदड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नाम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखी 103 पोथियां रखी थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। चिरणी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो कैसे जो है वहां पर लेखक ने जो है हस्तलिखित पोथी को पढ़ा, कैसे वहाँ। तो इस पाठ में जो लहासा की ओर जो पाठ है, इसमें राहुल संकृतायन जी ने
जो एक यात्रा वृतांत है उसके बारे में बताया है कि कैसे वहाँ पर लोगों का जीवन शैली थी, कैसे लोग अपने जीवन शैली में जीते थे, रहते थे, कैसे मठों विहारों में निवास करते थे, वहाँ का रहन सहन कैसा था, इस सब के बारे में पाठ में बताया गया है। तो मैं आपको समझ रही हूँ कि जो आपका ये पाठ है, इस पाठ को आप अच्छे से सब पढ़ेंगे और समझेंगे, और मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।